हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। ये चौथा सेशन है और हम लोग इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो 2021 में पेपर हुए थे, ठीक है, उस सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये पिछले 6 महीनों में कई एग्जामों में पूछ चुका है और आपको भी लगा होगा, पेपर दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ सर ये जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछे गए। भले ही बेसिक है मगर सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमेशा वेटेज जो होता है 100 क्वेश्चन में से 35 से 40 नंबर यानी 30 से 40% हमेशा बेसिक क्वेश्चन के ही होते हैं, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखना। सेशन पसंद आए बाबू तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी है, पता है कि क्या सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है यानी द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है, यानी इसको चाहो तो बार बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको मापने का कार्य कौन करता है, हमारा हाइड्रोमीटर करता है। कौन करता है? हाइड्रोमीटर करता है, ठीक है। ये लैक्टोमीटर क्या करता है? तो सर लैक्टोमीटर पानी के लैक्टिक एसिड को मापने का काम दूध में लैक्टिक एसिड को मापने का काम करता है। अमीटर धारा मापने का काम करता है और थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने का काम करता है, ठीक है। इस पॉइंट को इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इल्यूमिनेशन ऑफ 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, ठीक है। 1 लुमेन प्रति वर्ग मीटर की रोशनी को क्या कहते हैं? तो इसको सदैव क्या कहते हैं? लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्स कहते हैं। यानी इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? लक्स ही होती है, ठीक है। इसको याद रखना क्या होगा? लक्स होगा। कैंडल किसकी इकाई है? ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई कैंडल होती है, ठीक है, जिसको कैंडला भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कैंडला क्या होती है कि एक मोमबत्ती जलाने में कितनी दूर तक उसकी रोशनी फैल रही उसी इंटेंसिटी को हम लोग कैंडला इंटेंसिटी कहते हैं, क्योंकि कैंडला कैंडल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वेबर किसकी इकाई होती है? तो वेबर हमारी होती है फ्लक्स की इकाई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री क्या होती है। तो हमको पता है कि अगर किसी भी, बस ट्रांसफार्मर ही नहीं, किसी भी मशीन को हमको तैयार करनी है, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, तो हम हमेशा उसमें उसके जो क्रोड होते हैं जिसमें हमको वाइंडिंग करनी होती है, हमेशा सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और सिलिकॉन स्टील के क्या होता है, वो हमेशा लैमिनेटेड होता है। तो याद रखना, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करके हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं और लेमिनेशन इसलिए करते हैं जिससे हमारी क्या हो, एडी करंट लॉस कम हो, ठीक है। और ये दोनों ही लॉस जो होते हैं हमारे आयरन लॉस, कोर लॉस, नियत लॉस या कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आते हैं, जो कि लोड के बदलने पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है। हमको पता है कि अगर ये ट्रांसफार्मर है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसमें क्या होती है, जो फ्लक्स का ट्रांसफ़र होता है यानी फ्लक्स जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, वो केवल कोर के माध्यम से होता है। कोर यानी चुंबकीय रूप से होता है, जिसको इंडक्टिवली बोलते हैं, प्रेरणीय रूप से। कभी भी इन दोनों के बीच में कभी भी वैद्युतिक संपर्क नहीं होता है, ठीक है। जब वैद्युतिक संपर्क नहीं होता है यानी आर की वैल्यू जो होती है सदैव क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी जो प्राइमरी का पावर है वो सेकेंडरी पे जो पावर पे ट्रांसफ़र होता है वो किसके सहायता से होता है, ये हमारे चुंबकीय फ्लक्स यानी प्रेरणकीय रूप से होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया जो ऊपर पूछा था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये लेमिनेशन क्यों करते हैं, ये जेई का एग्जाम होगा उसमें भी पूछता है, ए का एग्जाम होगा उसमें भी पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कोर है उसे लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो लेमिनेशन जो किया जाता है सदैव एक ही चीज़ के लिए करते हैं, और वो हमारा क्या है, एडी करंट को घटाने के लिए। किसके लिए? एडी करंट को घटाने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। और लेमिनेशन होता कितना है, तर 0.35 से 0.5 mm तक
होता है। ठीक है, मोटाई, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में स्थिर होता है। इसमें ये पूछा है कि ये बताओ ऐसा कौन सा चीज़ है, राशि है जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कांस्टेंट होता है। तो देखो पहली बात ये है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग ही किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी में, तो ये तो कभी नहीं होगा। और जब वोल्टेज बढ़ता घटता है तो उससे आपसे करंट भी बढ़ती घटती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ होती है जो हमारी आवृत्ति है, वो आवृत्ति सदैव नियत रहती है। यानी अगर प्राइमरी में 50 हर्ट्ज के सप्लाई के साथ दी गई है तो सेकेंडरी में भले ही 2 वोल्ट का तुम 500 वोल्ट कर लो वोल्टेज बढ़ा के, मगर फ्रिक्वेंसी कितनी ही रहेगी, 50 हर्ट्ज ही रहेगी। यानी ये फ्रिक्वेंसी एक चुंबकीय और एक मेन फ्लक्स और एक पावर जो कि अपैरेंट पावर की भी होती है, ये 3 चीज़ें कभी भी नहीं बदलती है ट्रांसफार्मर में। भले ही वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए, करंट कम ज़्यादा हो जाए, मगर ये 3 चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करता है। तो याद रखना जो ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट होता है वो सदैव हमारा कांस्टेंट लॉस निर्धारित करता है, और कांस्टेंट लॉस को ही आयरन लॉस बोलता है, अभी जस्ट ऊपर बताया, जो कि लोड पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, नो लोड टेस्ट में क्या करते हैं, किस साइड को शॉर्ट करते हैं या ओपन करते हैं। तो देखो जब सेकेंडरी वाइंडिंग मेरी ओपन हो जाती है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ओपन हो जाती है तो उसको नो लोड बोलते हैं या ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम हमें सदैव ओपन करते हैं जो कि सेकेंडरी साइड होती है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। ठीक है, और जो प्राइमरी साइड होती है जो कि लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, उधर हम क्या करते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, सारी चीज़ें लो वोल्टेज साइड में जोड़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। बातों को सुनो, बात को सुनोगे तो एक क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन निकल के आएंगे जो हम बता रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन कल हुआ था मगर इसको थोड़ा और एलिब्रेट करके पूछ दिया कि एक इंडक्टर में वोल्टेज और प्रवाह के बीच फेज अंतर कितना होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कितना अंतर होता है। तो कल तो ये बात चली रही थी। कि ये वोल्टेज हो गया मेरी और ये धारा हो गई। हमको पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज सदैव लीड करता है और आई लैग करता है, इसीलिए इसको लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। और कितने का अंतर होता है, तो सर ये मेरा होता है 90 डिग्री का। इसलिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए बोलते हैं इसकी पावर फैक्टर 0 होती है और ये कोई भी पावर क्षय नहीं कराता। कौन, इंडक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सर सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना, 90 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि इस अगर किसी लाइन के साइन वेव का पिक टू पिक वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है। तो देखो बहुत बार यही गलती होती है। ये क्या दिया हुआ है मेरा, सर ये मेरा दिया हुआ है पिक। ठीक है, पिक दिया हुआ मतलब ये दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो होती है इसको पिक टू पिक वैल्यू कहते हैं। और ये कितनी होती है हमारी, 2Vm होती है, Vm की दुगना होती है। हमसे पूछा क्या है, आरएमएस पूछा है। तुमको पता है कि Vrms बराबर क्या होता है, Vm/√2। तो Vm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा लेना पड़ेगा। Vm कितना लेना पड़ेगा, तो Vm इसका सर आधा लेंगे, यानी ये बस इतना लेंगे। और ये कितना है मेरा, सर ये मेरा आधा Vm है, तो Vm लेंगे। तो देखो, तो जब Vm लेंगे तो क्या हो जाएगा, Vrms इज इक्वल टू Vm/√2। ठीक है, तो Vm की वैल्यू कितनी है, 5 निकल के आ रही थी, क्योंकि दुगना था तो आधा कर दिया, /√2। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/√2। ठीक है, इसको याद रखना, ये किसकी वैल्यू है, मेरी आरएमएस वोल्टेज है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक ट्रांजिस्टर की एमीटर He100 है, बेस करंट प्रवाह 1 मिली एम्पियर है, और तो संग्राहक धारा IC क्या होगी, यही पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, IB दे दिया, IC दे दिया है, IC पूछा है और IE दे दिया है।
तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी लगभग, कि मिली एम्पेयर में दिया है ना, तो मिली एम्पेयर को 1000 से भाग दे दो तो 0.001 एम्पेयर निकल के चली आएगी। ठीक है, 0.001 एम्पेयर निकल के चली आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये मिली है ना और ये एम्पियर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगी मेरी, और इसको 100 से गुणा कर दो तो ये हमारी निकल के चली आएगी लगभग, मिली एम्पियर था ना, ये 1000 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 1 एम्पियर, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में जंक्शन बिंदु पर विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग क्या होता है। तो वो सदैव किसके बराबर होता है, शून्य के। यानी जैसे ये है आने वाली धारा, जाने वाली धारा, आने वाली धारा, जाने वाली धारा, तो मान लो इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2, इसको I3, इसको I4। तो बस यही देखना है कि इसमें आने वाली धारा कितनी है। तो जो आने वाली धारा है मेरी कौन सी है, एक ये I3 है और दूसरा I1 है, तो लिख देंगे I3 प्लस I1, और जाने वाली धारा क्या है I2 प्लस I4 है। तो इन सबका सम करेंगे, इसको एक तरफ ले आकर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा शून्य के बराबर होता है। बीच गणितीय योग, यानी अगर आने वाली को प्लस ले रहे हैं, यानी मान लेते हैं I1 प्लस I2 आने वाली है, तो जाने वाली क्या होगी I3 माइनस I4, और सदैव जितनी करंट आ रही है उतनी बाहर निकलेगी, तो दोनों का माइनस लेंगे तो हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बीच गणितीय योग हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शंट वाउंड मोटर में मोटर की गति घट जाती है, कैसे। ठीक है, स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेज विथ, क्या होगा, क्या करेंगे कि स्पीड घट जाएगी। तो जो शंट मोटर है उसकी स्पीड नहीं घटती कभी भी। ठीक है, उसकी स्पीड कभी भी नहीं घटती, कांस्टेंट। हाँ, स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है लोड बढ़ने से, अगर ये स्लाइटली डिक्रीज ऑप्शन में रहता है तो उसको मार देते हैं। ठीक है, तो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है केवल। ठीक है, यानी 1000 RPM पे चल रहा है तो 980 हो जाएगा, 970 हो जाएगा या 910 हो जाएगा, मगर कभी भी स्पीड उसकी घटती नहीं है। वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा पूरी तरीके से, मगर उसकी स्पीड कभी नहीं घटती है, इसलिए उसका नाम शंट वाउंड मोटर है, क्योंकि वो कांस्टेंट फ्लक्स होता है तो कांस्टेंट स्पीड भी देता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रसोई के उपकरण में इस्तेमाल किए गए मोटर कैसे होते हैं। तुमको पता है कि रसोई में कौन सा क्या चीज़ यूज़ होता है, तो मिक्सचर यूज़ होता है। तो मिक्सर में क्या पाए जाते हैं, तो मिक्सर में हमारे होते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर उसमें होता है ग्राइंडर हो गया, ये सब सारी चीज़ें। ये चलता किस पे है, तो सर ये मेरा दोनों पे चल सकता है, AC पे चलाइए चाहे DC पे चलाइए। एक्चुअली इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है AC सीरीज़ मोटर नाम है। क्यों, क्योंकि यही DC मोटर ही है, इसको जब AC सप्लाई दे देते हैं तो वो AC सीरीज मोटर हो जाता है, जो कि यूनिवर्सल मोटर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसका प्रयोग सिलाई मशीन इन सब में भी करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में भी करते हैं। बाबू सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक से, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो आगे। BEE का फुल फॉर्म क्या है, तो BEE का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, BEE का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा BEE का फुल फॉर्म। ठीक है, इसी तरह PVC क्या याद रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, XLP क्रॉसलिंक पॉलीएथिलीन। ठीक है, BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड, KWH किलोवाट आवर, ये सब चीज़ें का फुल फॉर्म पूछती है। अच्छा, क्या पूछा है, स्टार्टिंग करंट इन स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो डेल्टा स्टार्टर में पूछा है, तो लास्ट में क्या होगा मेरा, डेल्टा में क्या होता है √3 टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक स्टार्टर है तो कितना घड़ी आएगा, तो हमारी लगभग कितनी घड़ी आती है, √3 टाइम्स क्या होती है हमारी करंट घट जाती है। ठीक है, √3 टाइम्स हमारी करंट घट के मिलती है वहाँ पे। ठीक है, और स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होती है वो कैसी स्टार्टर है, AC है कि DC, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारी AC स्टार्टर है। ठीक है, AC मोटर में यूज़ करने वाला स्टार्टर है। ठीक है, और ये कितने हार्स पावर तक होता है, तो सर ये लगभग 5 से लेके 20 HP तक के मोटरों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है।
और ये जो यूज़ होता है हमारा स्क्वायरल केज में ही यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ है? तो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे, क्योंकि उन्नोन पेरेंट पे ही काम करता है। क्यों? क्योंकि सर बिना कॉन्टैक्ट के एक फ्लक्स उड़ के दूसरे फ्लक्स पे जा रहा है, सॉरी एक बाइंडिंग का फ्लक्स दूसरे बाइंडिंग के पे जा रहा है, तो ये केवल किस पे पॉसिबल है? म्यूचुअल इंडक्शन पे ही पॉसिबल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, विद्युत धारा और घुमाव के बीच में क्या संबंध है? तो ये सबको पता है, हमेशा क्या होता है, V2 अपॉन अगर V1 है तो N2 अपॉन N1 होगा, और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, I1 अपॉन I2। क्योंकि उनको पता है कि टर्न बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा मिल रहा है, V2 अपॉन V1 है, V2 अपॉन V1 है, N2 अपॉन N1 है, और ये I1 अपॉन I2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा ये अंतर हो गया। ठीक है, तो V2 अपॉन V1, N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन I2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, और इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे ये जो है, इस पर न्यूमेरिकल कहाँ पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला है, देखो जब पहला लेक्चर लिए थे तो हम बात किए थे कि कौन किसका प्लेट का बना होता है, तो यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, पूर्ण चार्ज अवस्था में लेड एसिड बैटरियों के सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्या होते हैं? तो जब फुली चार्ज हो जाएंगे तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो मेरी किसकी होती है, PbO2 की होती है। नेगेटिव प्लेट किसकी होती है, Pb की होती है। फुली चार्ज होने पे ये कैसा किसका दिखता है, तो डार्क चॉकलेटी या ब्राउन कलर का दिखता है, और नेगेटिव प्लेट कैसा दिखता है, स्लेटी या ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, और याद रखना डिस्चार्ज होने पे दोनों ही किसके हो जाते हैं, सेम मटेरियल के हो जाते हैं, कोई भी अंतर फिर नहीं रहता। ठीक है, इसको याद रखना। और जो वोल्टेज की बात करें तो 2.2 वोल्ट पर सेल होते हैं। इसमें प्रयोग क्या करते हैं, तो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, कंसनट्रेट भी लिखा रहेगा, डाइल्यूट भी, तो हमेशा डाइल्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर KVA कैपेसिटी ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर? 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल फेज होता है तो केवल VI होता है, और 3 फेज है तो √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 VI हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, √3 VI, क्योंकि पावर फैक्टर तो होता नहीं, क्योंकि ये अपैरेंट पावर है, अपैरेंट पावर में यही चलता है। ठीक है, √3 VI। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, और ये तुम्हारे आज के ये सेट कंप्लीट हो जाएगा इस के। ठीक है, और तुम क्वेश्चन उठा के देखना, कोई भी अभी भी तुम जो हाल ही में पेपर हुआ तुम उठा के देखना इलेक्ट्रिशियन से कि 80 क्वेश्चन में से ऐसा क्वेश्चन है कि 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए, पक्का रिपीट हुए होंगे। ठीक है, बेसिक ही है मगर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि एकल चरण मोटर में फेज विभाजन को प्राप्त करने के लिए संधारित्र को कैसे लगाया जाता है? ठीक है, यानी इन ए सिंगल फेज मोटर स्प्लिट फेज इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर। तो हमको पता है कि डायग्राम बनाए तो डायग्राम कुछ ही प्रकार से बनता है, ऐसे रहता है। सॉरी, इसको चेंज कर दो, ऐसे ऐसे रहेगा। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऐसे लगा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगी होती है, ये ऐसे लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं सर, ये मेरी होती है रनिंग वाइंडिंग होती है। क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग। और ये क्या होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल शुरुआत के 75% स्पीड पकड़ने तक ही लगा रहता है, उसके बाद हट जाता है। तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है तुम्हारी, वो क्या लगी है, सीरीज में लगी हुई है, किसके, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ठीक है, तो ये तुम कह सकते हो कि ये जो मेरी वाइंडिंग है, जो कैपेसिटर लगी होती है, वो हमेशा इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमेशा श्रृंखला में लगी होती है। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो था वो भी कहाँ था, तो सर वो कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में ही लगे हुए थे। ठीक है, और ये तीनों किसके पैरेलल होते हैं, रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल होते हैं। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग की रेसिस्टेंस कम होती है, इंडक्टेंस ज़्यादा होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है, इंडक्टेंस कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। और दोनों के बीच में कितनी होती है, 90 डिग्री का कालांतर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। केवल हम लोग 20 क्वेश्चन नहीं करते हैं, उससे जो हम बोलते हैं कम से कम 30-40 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं।
ठीक है, कि क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।